वेलकम स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे फिजिक्स के सिलेबस के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि लॉकडाउन के चलते हमारे स्कूल कॉलेज और कोचिंग्स ओपन नहीं हो रहे हैं, जिस वजह से हमारे सभी सब्जेक्ट का सिलेबस लगभग 30% कम कर दिया गया है। तो आज हम फिजिक्स के उन टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जो टॉपिक्स इस सेशन यानी कि 2020-2021 के लिए हमें अपने सिलेबस में नहीं पढ़ने हैं। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। जैसा कि आपको पता है कि हमारे पास फिजिक्स की दो बुक है। एक बुक है हमारे पास फिजिक्स फर्स्ट और एक बुक है हमारे पास फिजिक्स सेकंड। तो हम जो पहले डिस्कस करेंगे वो फर्स्ट बुक के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर हम सेकंड बुक पर चलेंगे। फर्स्ट बुक के बारे में डिस्कस करने के बाद फिर हम सेकंड बुक पर चलेंगे। अच्छा चलिए, हमारे पास जो फर्स्ट बुक में यूनिट्स है वो है 5 यूनिट्स। फर्स्ट बुक में हमारे पास 5 यूनिट्स है। तो जो पहली यूनिट है उसका नाम है स्थिर वैद्युतिकी। जो हमारी पहली यूनिट है उसका नाम है स्थिर वैद्युतिकी। तो आइए देखते हैं इस यूनिट में क्या क्या है। इस यूनिट में आपके पास बेसिकली 4 चैप्टर्स है। इस यूनिट में आपके पास बेसिकली 4 चैप्टर्स है। जो आपका पहला चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, यह आपका फर्स्ट चैप्टर है। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ, इस चैप्टर में से आपका कोई भी टॉपिक रिमूव नहीं किया गया है। इस चैप्टर में से आपका कोई भी टॉपिक रिमूव नहीं किया गया है। फिर इसके बाद जो आपका सेकंड चैप्टर है उसका नाम है गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय। तो देखिए इस चैप्टर में से आपका एक टॉपिक रिमूव किया गया है। कौन सा, आइए जान लेते हैं इसके बारे में। आपका जो इस चैप्टर में आपने गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोगों के बारे में पढ़ा होगा। तो गॉस की प्रमेय का एक अनुप्रयोग है किसी पतले गोलीय कोश, किसी पतले गोलीय कोश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये डेरिवेशन अब हमारे सिलेबस में नहीं है। किसी पतले गोलीय कोश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ना तो अब आपको ये न्यूमेरिकल, ना तो आपको अब ये डेरिवेशन करना है और ना इस डेरिवेशन पर बेस कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लगानी है। चलिए अगले चैप्टर की तरफ चलते हैं। हमारा जो थर्ड चैप्टर है उसका नाम है वैद्युत विभव। हमारे थर्ड चैप्टर का नाम है वैद्युत विभव। तो मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर में से भी आपका कोई भी टॉपिक रिमूव नहीं किया गया है। ये चैप्टर भी आपका एज इट इज है जैसे पहले हुआ करता था। इसके बाद जो हमारा इस यूनिट में 4th चैप्टर है वो है वैद्युत धारिता। 4th चैप्टर हमारा वैद्युत धारिता। तो देखिए इसमें से भी कोई भी टॉपिक रिमूव नहीं किया गया है। ये चैप्टर भी आपका एज इट इज है पहले की तरह। अच्छा, मैंने जो आपको ये चैप्टर के नेम बताए हैं वो हेल्पिंग बुक के अकॉर्डिंग बताए हैं। जैसे अगर आपके पास कोई कुमार मित्तल वाली बुक है या फिर आप नृपेंद्र भटनागर से पढ़ रहे हैं या एनसीईआरटी बेस्ड किसी भी हेल्पिंग बुक से पढ़ रहे हैं। अगर आप एनसीईआरटी वाली बुक से पढ़ रहे हैं तो एनसीईआरटी वाली बुक में आपको ये वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र और गॉस की प्रमेय ये दोनों एक ही चैप्टर मिलेंगे, और वैद्युत विभव तथा धारिता ये दोनों एक ही चैप्टर मिलेंगे। चलिए सेकंड यूनिट की बात करते हैं। हमारी फर्स्ट यूनिट में इतना ही था। आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम सेकंड यूनिट की तरफ चलते हैं। चलिए हमारी जो सेकंड यूनिट है, सेकंड यूनिट का नाम है हमारा सेकंड यूनिट। हमारी जो सेकंड यूनिट है उसका नाम है विद्युत धारा। सेकंड यूनिट है हमारी विद्युत धारा। तो देखिए सेकंड यूनिट में जो हमारे पास चैप्टर्स है वे बेसिकली 2 चैप्टर्स है। पहला चैप्टर है हमारा वैद्युत चालन। वैद्युत चालन। तो इस चैप्टर में से क्या क्या टॉपिक्स हटाए गए हैं ये जान लेते हैं। इसमें से जो टॉपिक हटाए गए उसमें से पहला टॉपिक है कार्बन प्रतिरोधों के लिए, कार्बन प्रतिरोधों के लिए वर्ण कोड। कार्बन प्रतिरोधों के लिए वर्ण कोड। देखिए टॉपिक हटा दिया गया है, लेकिन ये काफ़ी बेसिक सा टॉपिक था। तो अगर इसे नहीं हटाया जाता तो ज़्यादा अच्छा रहता, क्योंकि लॉकडाउन में जैसे हमारी स्टडी डिस्टर्ब हुई है तो ये काफ़ी आसान टॉपिक होता है पढ़ने के लिए, और इसमें से 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन हमें इजीली एग्जाम में मिल भी जाया करता था। तो इसे आसानी से हम सोल्व कर लिया करते थे। चलिए लेकिन अब तो ये हटा दिया गया है। इसके बाद जो हमारा सेकेंड टॉपिक है जो एग्जाम के लिए हटाया गया है वो है प्रतिरोधों। प्रतिरोधों के लिए श्रेणीक्रम, श्रेणीक्रम और समांतर क्रम संयोजन। प्रतिरोधों के लिए श्रेणीक्रम और समांतर क्रम संयोजन।
तो ये आपने 10th क्लास में भी पढ़ा था, आपने देखा होगा वहाँ पर कि जब दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उनका तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, और जब इन्हें हम समांतर क्रम में जोड़ देते हैं तब इनका तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाता है। तो ये टॉपिक अभी आपका यहाँ से हटा दिया गया है, लेकिन देखिए इस टॉपिक को हटाने का कोई मतलब नहीं बनता। इस टॉपिक को हटाने का इसलिए मतलब नहीं बनता कि बेशक इन्होंने ये टॉपिक हटा दिया हो, लेकिन आपको ये टॉपिक अभी भी पढ़ना होगा, क्योंकि इस टॉपिक के बिना आप इससे नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा सरल परिपथ, उसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आप देखेंगे उस चैप्टर में हमारे पास व्हीटस्टोन सेतु, किरचॉफ के नियम पर आधारित प्रश्न आएंगे। वो सारे प्रश्नों के लिए हमें प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन के फॉर्मूलों की जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए हम इन्हें फॉर्मूलों को तब भी पढ़ेंगे, चाहे हमारे हटा दिए गए हो या नहीं हटा दिए गए हो, तो आप इसे अवॉइड मत करना, आप इसे देख लेना एक बार, क्योंकि इसे देखना जरूरी है अगले चैप्टर के लिए। चलिए अगले चैप्टर की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला चैप्टर है उसका नाम है सरल परिपथ। अगला चैप्टर है हमारा सरल परिपथ। तो देखिए इस चैप्टर में से भी हमारा कोई भी टॉपिक रिमूव नहीं किया गया है। ये चैप्टर आपका एज इट इज है जैसे पहले हुआ करता था। तो इस यूनिट में हमारे पास 2 ही चैप्टर है। आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस यूनिट का भी आप यूनिट वाइज स्क्रीनशॉट लेते चलिए और बाद में फिर अपनी टेक्स्ट बुक में टिक कर लीजिएगा। अच्छा, अगर आपके पास, जैसे मैं बता देता हूँ दोबारा से, अगर आपके पास हेल्पिंग बुक है तो उसमें ये चैप्टर आपको अलग अलग मिलेंगे, लेकिन अगर आप एनसीईआरटी वाली बुक में देखोगे तो आपको ये उसमें दोनों कंबाइंड एक ही चैप्टर मिलेगा, यानी कि दोनों मिलाकर आपको उसमें एक ही चैप्टर मिलेगा एनसीईआरटी वाली बुक में। चलिए हमारी 3rd यूनिट की ओर चलते हैं। जो हमारी 3rd यूनिट है वो हमारी चुंबक के अंतर्गत आती है, क्योंकि हमारी वैद्युत के अंतर्गत बस ये 2 ही यूनिट आती थी। तो हमारी जो 3rd यूनिट है वो चुंबक के अंतर्गत आती है, और हमारी 3rd यूनिट का नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। 3rd यूनिट का नाम है हमारा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। मैंने शॉर्टकट में लिख दिया है चुंबकीय, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो देखिए इसके अंदर कौन कौन से चैप्टर है। इसके अंदर हमारे पास जो चैप्टर है वो पहला चैप्टर है गतिमान आवेश, गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र। गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र। तो इस चैप्टर में से आपका कोई भी टॉपिक रिमूव नहीं किया गया है, ये चैप्टर आपका एज इट इज़ है पहले की तरह ही। फिर जो दूसरा चैप्टर आता है हमारा, वो चैप्टर का नाम है धारा लूप पर बलाघूर्ण। अच्छा, जरूरी नहीं है जैसे चैप्टर के नाम मैं आपको लिख कर बता रहा हूँ आपकी बुक में भी सेम ऐसे ही नाम हो, मिलते जुलते नाम हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा कुछ चेंज नहीं मिलेगा आपको। अलग अलग राइटर की बुक्स अलग अलग तरह से नामों को यूज़ करती है। तो धारा लूप तथा बलाघूर्ण चैप्टर है। इस चैप्टर में से हमारे पास जो टॉपिक्स हटाए गए हैं आइए उन्हें देख लेते हैं। जो इसमें से हमारा पहला टॉपिक हटाया गया है वो हटाया गया है दंड चुंबक पर, दंड चुंबक पर लगने वाला बलाघूर्ण, दंड चुंबक पर लगने वाला बल आघूर्ण। ये टॉपिक अब हमारा सिलेबस में से इस साल रिमूव कर दिया गया है। और जो हमारा सेकंड टॉपिक है वो हमारा रिमूव किया गया है चुंबकीय द्विध्रुव, चुंबकीय द्विध्रुव की अक्षीय रेखा और निरक्षीय रेखा। जैसे आपने फर्स्ट वाली चैप्टर में भी पढ़े होंगे आपने वैद्युत में अक्षीय और निरक्षीय स्थिति के डेरिवेशंस। तो इसमें से भी आपके 2 डेरिवेशन बनते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव की अक्षीय रेखा तथा निरक्षीय रेखा पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अक्षीय रेखा तथा निरक्षीय रेखा पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब ये डेरिवेशन भी हमारे इस साल टॉपिक सिलेबस में से रिमूव कर दिया गया है, आप नोट कर लीजिए इसे। इसके बाद जो इसमें हमारा 3rd चैप्टर आता है वो 3rd चैप्टर हमारा आता है भूचुंबकत्व। 3rd चैप्टर इसमें हमारा आता है भूचुंबकत्व। तो देखिए भूचुंबकत्व चैप्टर में हम कह सकते हैं कि काफ़ी सिलेबस रिमूव किया गया है। इस चैप्टर में से हमारे पास 3 प्रकार के हम पदार्थ देखा करते थे इस चैप्टर में। वो पदार्थ हमारे कौन कौन से होते थे। एक पदार्थ होते थे अनुचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ। एक पदार्थ हमारे पास हुआ करते थे प्रतिचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। और एक जो पदार्थ हमारे पास हुआ करते थे वो हुआ करते थे लोह चुंबकीय पदार्थ। तो अब ये हमारे तीनों पदार्थ इस बार सिलेबस में से रिमूव कर दिए गए हैं। इन तीनों पदार्थों के बारे में हमें इस बार नहीं पढ़ना। इनके साथ साथ जो टॉपिक रिमूव किए गए हैं वो है हमारे एक स्थायी चुंबक। स्थायी चुंबकों के बारे में हमें नहीं पढ़ना और ना हमें इनके गुणों के बारे में इस बार पढ़ना है। और एक टॉपिक और रिमूव किया गया है इसमें से, हमारा 5th टॉपिक, वो है हमारा विद्युत चुंबक।
विद्युत चुंबक। तो इस चैप्टर में से देख सकते हैं आप काफ़ी अच्छा खासा सिलेबस रिमूव किया गया है। तो ये टॉपिक हमें इस बार अपने बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं पढ़ने। आइए चलते हैं अपनी अगली यूनिट की ओर। हमारी जो अगली यूनिट है यूनिट 4, उसका नाम क्या है? उसका नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है एग्ज़ाम के लिए। अच्छा, मैं आपको साथ साथ बता भी देता हूँ, अगर आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स में 5 to 10 मार्क्स पाना चाहते हैं तो आप इस यूनिट को बहुत ही अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। इस यूनिट में से आपको 5 to 10 मार्क्स का एग्ज़ाम पेपर काफ़ी बार मिल जाता है। तो देखिए, इस यूनिट में हमारे पास 2 चैप्टर है। कौन कौन से? जो हमारा पहला चैप्टर है उसका नाम यही है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। पहले चैप्टर का नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो मैं आपको बताता हूँ कि इस चैप्टर में से कोई भी टॉपिक रिमूव नहीं किया गया है। जो हमारा इसके बाद फिर सेकंड चैप्टर है वो है प्रत्यावर्ती धारा। सेकंड चैप्टर है हमारा प्रत्यावर्ती धारा। तो ये भी बोर्ड एग्जाम के बेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में से आपके 2 टॉपिक रिमूव किए गए हैं। जो पहला टॉपिक रिमूव किया गया है वो है शक्ति गुणांक। पहला टॉपिक रिमूव किया गया है शक्ति गुणांक। तो इसे रिमूव करने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि ये टॉपिक तो हमें जितने भी हम सर्किट पढ़ेंगे इस चैप्टर में सब में ही शक्ति गुणांक निकालना पड़ेगा। तो इन्होंने बेसिकली रिमूव कर दिया, लेकिन कोई मतलब नहीं है इसे रिमूव करने का। और जो एक टॉपिक हमारा इसमें अगला रिमूव हुआ है वो है वाटहीन धारा। तो देखिए, ये तो बस हमारा पागल बना दिया गया है। वाटहीन धारा तो 2 लाइनों की डेफिनेशन है, बस ये हटा दी गई है। इसमें क्या कुछ भी रिमूव नहीं हुआ। बहुत ही बड़ा चैप्टर है हमारे पास और इसमें बस ये छोटी सी 2 डेफिनेशन हटाई गई है, शक्ति गुणांक और वाटहीन धारा। चलिए अगली यूनिट के बारे में बात करते हैं। जो इसमें हमारी अगली यूनिट है यूनिट 5, उसका नाम है विद्युत चुंबकीय तरंगे। अगली यूनिट का नाम है हमारा विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो इस यूनिट में से भी कुछ खास सिलेबस रिमूव नहीं किया गया है। इसमें हमारा एक ही चैप्टर होता है इस यूनिट में और उस चैप्टर का नाम भी यही होता है विद्युत चुंबकीय तरंगे। और इसमें केवल एक टॉपिक हटाया गया है हमारा, और उस टॉपिक का नाम क्या है? उस टॉपिक का नाम है विस्थापन धारा की आवश्यकता। विस्थापन धारा की आवश्यकता। तो ये कोई बड़ा टॉपिक नहीं था, बेसिक ज़्यादा से ज़्यादा ये 1 पेज का टॉपिक हुआ करता था हमारा। तो बस ये 1 पेज का टॉपिक है जो हटाया गया है, बाकी सब एज इट इज़ है। तो ये हमारी फर्स्ट बुक कंप्लीट होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ भी ज़्यादा सिलेबस नहीं हटाया गया है। जो हर यूनिट में आपका ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 पेज का सिलेबस हटाया गया है। केवल आप एक भूचुंबकत्व चैप्टर में मान सकते हैं कि वहाँ पर आपके थोड़ा ज़्यादा सिलेबस हटा दिया गया है, नहीं तो कहीं पर भी सिलेबस में ज़्यादा चेंजेस नहीं है। चलिए अब हम चलते हैं अपनी सेकंड बुक की ओर। तो हमारी सेकंड बुक में भी 5 यूनिट है। जैसे फर्स्ट बुक में हमारी 5 यूनिट्स थी, ऐसे हमारी सेकंड बुक में भी 5 यूनिट्स है। तो हमारी जो पहली यूनिट है उसका नाम क्या है? हमारी फर्स्ट यूनिट का नाम है प्रकाशिकी। हमारी जो इसमें फर्स्ट यूनिट है उसका नाम है प्रकाशिकी। तो इस यूनिट ऑप्टिक्स बोलते हैं बेसिकली, इसे हम ऑप्टिक्स लिख देता हूँ मैं। इस यूनिट को हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑप्टिक्स। तो इस यूनिट के अंदर हमारे लगभग 5 से 6 चैप्टर या 7 चैप्टर होते हैं। तो इसमें जो हमारा पहला चैप्टर होता है, पहले चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। इसमें जो हमारा पहला चैप्टर होता है वो होता है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। तो आपने ये टॉपिक 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, प्रकाश के बारे में, परावर्तन के बारे में, अपवर्तन के बारे में, स्नेल का नियम। तो इस चैप्टर में से 2-3 टॉपिक रिमूव किए गए हैं। देख लेते हैं कौन कौन से। इसमें से जो एक टॉपिक रिमूव किया गया है वो है आपका गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण के बारे में आप जानते हो कि 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा। अवतल और उत्तल 2 प्रकार के गोलीय दर्पण होते हैं। और इसमें से हमारा हटाया गया है दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र भी आपने 10th क्लास में देखा होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होता था 10th क्लास में हमारा। आपने प्रूफ किया होगा 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। और जो इसमें से हमारा थर्ड टॉपिक हटाया गया है वो है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। तो देखिए, ये भी कोई ज़्यादा सिलेबस नहीं हटाया गया है। ये जो सिलेबस के आप टॉपिक देख रहे हैं जो हटाए गए हैं, इन्हें तो टीचर्स वैसे भी नहीं पढ़ाते हैं, क्योंकि ये 10th क्लास का बेसिक है और ना ये एग्जाम में पहले से ही आया करता था आपका। तो आपका जो अभी रिमूव कर दिया गया है तो इसे रिमूव करने का भी कोई मतलब नहीं बनता। और ये आपको इसके बारे में बेसिक नॉलेज तो थोड़ी लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि आगे जो आपके ऑप्टिक्स के चैप्टर हैं उन्हें पढ़ने के लिए आपको प्रकाश की बेसिक नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। चलिए फिर इसके बाद हम चलते हैं अपने अगले चैप्टर पर। जो हमारा सेकंड चैप्टर है उसका नाम है सेकंड चैप्टर का लेंस। अगले चैप्टर का नाम है हमारा लेंस।
या फिर इसका एक और नाम होता है किसी किसी बुक में गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन। तो बता देता हूँ मैं आपको, इस चैप्टर में से भी कोई भी टॉपिक रिमूव नहीं किया गया है। लेंस चैप्टर में से कोई भी टॉपिक रिमूव नहीं किया गया है। फिर इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है, थर्ड चैप्टर, हमारा जो थर्ड चैप्टर है उसका नाम है प्रिज्म द्वारा अपवर्तन। प्रिज्म द्वारा अपवर्तन, प्रिज्म द्वारा अपवर्तन। तो देखिए इस चैप्टर में से हमारे 2-3 टॉपिक रिमूव किए गए हैं। जो पहला टॉपिक है वो है प्रकाश का प्रकीर्णन। पहला टॉपिक है प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन। और प्रकाश के प्रकीर्णन टॉपिक को हटाने के साथ साथ इसके ऊपर आधारित घटनाएं भी हटा दी गई है। मतलब अब आपको इस पर आधारित घटनाएं नहीं पढ़नी है। जैसे आपने 10th क्लास में भी सुनी होगी कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आकाश का रंग लाल क्यों दिखाई देता है ना, और आपको बाद आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, खतरे का सिग्नल लाल क्यों होता है। ये सभी घटनाएं जो होती है वो प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित होती है। ये सभी घटनाएं भी अब आपको नहीं पढ़नी है इस साल। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है, चैप्टर 4th, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है प्रकाश में, चैप्टर 4th, उसका नाम है मानव नेत्र, मानव नेत्र तथा दृष्टि दोष। नेक्स्ट चैप्टर का नाम है हमारा मानव नेत्र तथा दृष्टि दोष। तो देख लेते हैं इस चैप्टर में से। देखिए इस चैप्टर में से जो आपका हटाया गया है वो है केवल सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी, सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी की विभेदन क्षमता, सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी की विभेदन क्षमता। ठीक, ये टॉपिक हमारा हटा दिया गया है। इसे भी हटाने का कोई मतलब नहीं बनता, केवल 1 लाइन की या 2 लाइनों की इसकी डेफिनेशंस होती है। और सिलेबस, इन्हें हटाने से सिलेबस पे कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। आप देख रहे हैं कि आपकी जो ऑप्टिक्स है वो आपकी बुक की सबसे बड़ी यूनिट है। जो ऑप्टिक्स है वो आपकी बुक की सबसे बड़ी यूनिट है और सबसे ज़्यादा चैप्टर इसके अंदर है। लेकिन इसमें से जो टॉपिक हटाए गए हैं वो आप देख रहे हैं, गोलीय दर्पण हो, चाहे प्रकाश का परावर्तन हो, चाहे दर्पण सूत्र हो, चाहे प्रकाश का प्रकीर्णन, ये सभी वो टॉपिक्स है जो आपने 10th क्लास में भी पढ़े हुए हैं, जो बहुत ही बेसिक सी बातें हैं, जिन्हें हटाने से कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा। ये एग्जाम में पूछी भी नहीं जाती थी। और सूक्ष्मदर्शी की और दूरदर्शी की विभेदन क्षमता जो हटा दी, इससे क्या फ़र्क पड़ा हमारे एग्जाम पर? कुछ भी नहीं, 1 मार्क्स की डेफिनेशन से। हालांकि अगर वो सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी के डेरिवेशंस हटा देते या टॉपिक हटा देते तो हम मान सकते थे कि बहुत ज़्यादा सिलेबस पर फ़र्क आया है, लेकिन इससे सिलेबस पर कोई भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, 5th चैप्टर, उसका नाम है प्रकाश की तरंग प्रकृति। नेक्स्ट चैप्टर का नाम है प्रकाश की तरंग प्रकृति। तो इस चैप्टर में से भी कोई भी टॉपिक रिमूव नहीं किया गया है। इस चैप्टर में से भी कोई भी टॉपिक रिमूव नहीं किया गया है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर आता है वो है प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का व्यतिकरण। तो देखिए इस चैप्टर में से भी कोई भी टॉपिक रिमूव नहीं किया गया है। और जो हमारा प्रकाश का लास्ट चैप्टर आता है वो होता है प्रकाश का विवर्तन। प्रकाश का नहीं, लास्ट नहीं है, सेकंड लास्ट चैप्टर है प्रकाश का विवर्तन। तो देखिए प्रकाश के विवर्तन चैप्टर में से भी कुछ भी सिलेबस में रिमूव नहीं किया गया है। ये चैप्टर भी आपका एज इट इज़ है सिलेबस में। तो ये आपके प्रकाश के बारे में, पूरी यूनिट के बारे में इन्फॉर्मेशन हो गई है। अगर आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो आप बाद में वीडियो को पॉज करके भी नोट कर सकते हैं। चलिए अगली यूनिट के बारे में बात करते हैं। इसके बाद जो हमारी अगली यूनिट में, अभी प्रकाश में हमारा एक चैप्टर और बचा हुआ है। तो देखिए प्रकाश में जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, जो हमारा प्रकाश में नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8, वो चैप्टर है प्रकाश का ध्रुवन। प्रकाश का ध्रुवन। तो देखिए प्रकाश के ध्रुवन चैप्टर में से हम मान सकते हैं कि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स हटा दिए गए हैं। ये चैप्टर तो आपका लगभग ख़त्म ही कर दिया गया है, लेकिन बच्चों ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है कि ध्रुवन चैप्टर हटा दिया गया है। अगर ध्रुवन के चैप्टर के स्थान पर आपका व्यतिकरण या विवर्तन में से सिलेबस कम कर दिया जाता तो हम मान सकते थे कि आपका काम थोड़ा आसान हो गया। लेकिन ध्रुवन चैप्टर हटाने से तो आपका नुकसान ही है, क्योंकि इस चैप्टर में से एग्ज़ाम में 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल या फिर 1 मार्क्स का न्यूमेरिकल ब्रूस्टर के नियम पर और 1 डेरिवेशंस भी आ जाया करता था कई बार। तो काफ़ी इजी चैप्टर हुआ करता था ये हमारे प्रकाश का सबसे इजी चैप्टर यही था। प्रकाश में इससे इजी चैप्टर कोई नहीं था और सबसे इजी वाला काम ही गवर्नमेंट ने हमारे सिलेबस में से हटा दिया है। तो आप ये मत सोचिए कि सिलेबस आसान हुआ है, आसान वाले टॉपिक्स ही हटाए गए हैं, हार्ड वाले टॉपिक्स सिलेबस से नहीं हटाए गए हैं। तो प्रकाश के ध्रुवन में से जो हमारे टॉपिक्स हटाए गए हैं वो हटाया गया है ध्रुवन। पहला टॉपिक है हमारा ध्रुवन। उसके बाद जो हमारा सेकंड टॉपिक है वो है समतल ध्रुवित प्रकाश।
सेकंड टॉपिक है समतल ध्रुवित प्रकाश। जो हमारा थर्ड टॉपिक है जो हटाया गया है वो है ब्रूस्टर का नियम। ब्रूस्टर का नियम, देखिए ब्रूस्टर का नियम अगर रहता तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि 1 मार्क्स का न्यूमेरिकल आता है, सिंपल सा न्यूमेरिकल होता है, वैल्यू रखने से ही आंसर मिल जाता है हमें इसका। लेकिन अब हटा दिया गया है तो इसमें आपका कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं है। और जो लास्ट टॉपिक हटाया गया है वो समतल ध्रुवित प्रकाश, समतल ध्रुवित प्रकाश तथा पोलेराइट, समतल ध्रुवित प्रकाश तथा पोलेराइट के उपयोग। अब ये टॉपिक भी नहीं है। तो इस चैप्टर में लगभग यही टॉपिक्स हुआ करते थे जो हमने लिखे हैं, और लगभग सारे टॉपिक्स इस चैप्टर में से हटा दिए गए हैं। तो ये चैप्टर तो आपका लगभग ख़त्म ही हो गया है। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट यूनिट आती है हमारी यूनिट सेकंड, इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट यूनिट आती है यूनिट सेकंड। हमारी यूनिट सेकंड का नाम क्या है? यूनिट सेकंड का नाम है हमारे द्रव्य तथा विकिरणों। हमारी यूनिट का नाम है द्रव्य तथा विकिरणों की द्वैती प्रकृति, द्रव्य तथा विकिरणों की द्वैती प्रकृति। तो देखिए इस यूनिट के अंदर जो हमारा चैप्टर है वो लगभग एक ही चैप्टर है हमारा इस यूनिट के अंदर। उस चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है प्रकाश का वैद्युत प्रभाव। प्रकाश का वैद्युत प्रभाव। एनसीईआरटी वाली बुक में देखोगे तो आप ये यूनिटी दे रखी होगी, और अगर आपके पास हेल्पिंग बुक है तो उसमें ऐसे करके नाम दिया हुआ होगा। तो देखिए प्रकाश के वैद्युत प्रभाव में से जो हमारा टॉपिक हटाया गया है वो एक टॉपिक हटाया गया है, और टॉपिक का नाम है डेविजन तथा गर्मर प्रयोग। डेविजन तथा जर्मर प्रयोग। तो ये प्रयोग भी हमारा पूरी तरह से नहीं हटाया गया है, प्रयोग का विवरण हटा दिया गया है, कि मतलब अब हमें ये प्रयोग पढ़ना नहीं है, लेकिन इस प्रयोग से जो हमें निष्कर्ष मिले थे, इस प्रयोग से जो हमें निष्कर्ष मिले थे वे निष्कर्ष हमारे अब भी सिलेबस में हैं। जो निष्कर्ष हमें मिले थे वे सिलेबस में हमारे अब भी है निष्कर्ष। तो निष्कर्ष क्या मिलते थे मैं आपको ऐसे ओरली भी बता देता हूँ। जो हमारे डेविसन तथा गर्मर प्रयोग था, इन्होंने अपने प्रयोग में ये सिद्ध करके दिखाया था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन से संबंधित भी द्रव्य तरंगे होती है, यानी प्रत्येक गतिमान कण से संबंधित कुछ तरंगे होती है जिन्हें हम क्या बोलते हैं? द्रव्य तरंगे। इन्होंने अपने प्रयोग में हमें ये बात सिद्ध करके दिखाई थी। तो हमें इसके केवल निष्कर्ष पढ़ने हैं और प्रयोग का विवरण इस बार छोड़ देना है। चलिए बात करते हैं हमारी अगली यूनिट की। तो जो हमारी अगली यूनिट है यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड का नाम है हमारा परमाणु तथा नाभिक। हमारी जो नेक्स्ट यूनिट है उसका नाम है परमाणु तथा नाभिक। परमाणु तथा नाभिक। तो आइए इसके अंदर बात करते हैं। इसमें जो हमारा पहला चैप्टर है वो है परमाणु की संरचना। परमाणु की संरचना तथा स्पेक्ट्रम। परमाणु की संरचना तथा स्पेक्ट्रम। तो देखिए इस चैप्टर में से आपका कोई भी टॉपिक रिमूव नहीं किया गया है। ये चैप्टर आपका एज इट इज़ है जैसे पहले हुआ करता था। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है रेडियो एक्टिवता। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा रेडियो एक्टिवता। तो इस चैप्टर में से काफ़ी टॉपिक रिमूव किए गए हैं। कौन कौन से टॉपिक्स है ये देख लेते हैं। तो जो हमारा पहला टॉपिक रिमूव किया गया है वो है रेडियो एक्टिविटी। पहला टॉपिक जो हमारा रिमूव किया गया है वो रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी टॉपिक सब हमारा ये सिलेबस में नहीं है। इसके बाद जो अगला टॉपिक हमारा हटाया गया है वो है अल्फा, बीटा तथा गामा। ये जो मैंने यहाँ पे सिंबल बनाए इसे बोलते हैं अल्फा, बीटा तथा गामा। तो अल्फा, बीटा, गामा कण थे हमारे सिलेबस में और किरणें थी। तो अल्फा, बीटा और गामा कणों और किरणों के बारे में अब हमें नहीं पढ़ना है। इनके गुण या उनके उपयोग अब ये टॉपिक्स हमें नहीं पढ़ने हैं। इसके बाद जो अगला टॉपिक रिमूव किया गया है वो है रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव 6 का नियम। तो रेडियो एक्टिव 6 का जो नियम था, ऊपर कर देता हूँ मैं, ये रेडियो एक्टिव 6 का जो नियम था ये हमारा रदरफोर्ड तथा सोडी नामक वैज्ञानिक ने दिया था। इन्होंने ये नियम में अपने बताया था कि रेडियो एक्टिव पदार्थों में जो विघटन होता है वो किस तरह से होता है। तो ये टॉपिक अब हमारा हटा दिया गया है। हालांकि ये अच्छा टॉपिक था, लेकिन अब ये इस साल टॉपिक हमारा रिमूव कर दिया गया है। और चलिए अगला चैप्टर पर चलते हैं। जो हमारा अगला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, उसका नाम है नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा। तो देखिए इस चैप्टर में से भी हमारे 2 टॉपिक हटाए गए। इस चैप्टर में जो हमारा टॉपिक हटा है वो है बंधन ऊर्जा। बंधन ऊर्जा तथा प्रतिन्यूक्लियन। बंधन ऊर्जा तथा प्रतिन्यूक्लियन
बंधन ऊर्जा। बंधन ऊर्जा आपकी एक अलग बंधन ऊर्जा का मतलब होता है परमाणु में उपस्थित न्यूक्लियनों को बांध कर रखने के लिए आवश्यक ऊर्जा। और प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मतलब होता है कि एक न्यूक्लियन की बंधन ऊर्जा। किसी परमाणु के अंदर उसके परमाणु भार के बराबर न्यूक्लियन होते हैं, तो जो सारे न्यूक्लियनों की ऊर्जा होती है वो बंधन ऊर्जा होती है, और जो किसी एक न्यूक्लियन की ऊर्जा होती है उसे हम बोलते हैं प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। तो आपकी बंधन ऊर्जा टॉपिक इसमें से हटा दिया गया है। और प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा तथा द्रव्यमान संख्या, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा तथा द्रव्यमान संख्या के साथ होने वाले परिवर्तन, ये भी आपका टॉपिक इस बार रिमूव कर दिया गया है। यानी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ऐसे कह सकते हैं, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा में द्रव्यमान संख्या के साथ तथा हटा दीजिए इसमें से, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा में द्रव्यमान संख्या के साथ होने वाला परिवर्तन, ये डेरिवेशन आपका इस बार हटा दिया गया है। ये थोड़ा सा एक थ्योरी का पोर्शन हुआ करता था। अब देखिए इसमें यहाँ पर जो बंधन ऊर्जा में न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल होता है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मेरा मानना यही है कि आप इसमें एक दो न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस जरूर कर लेना बंधन ऊर्जा वालों की, आप इन्हें बिल्कुल छोड़ मत देना, क्योंकि यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम ऐसा ही होता है, कई बार वो हटाए हुआ सिलेबस में से भी एक दो टॉपिक्स दे देते हैं। अगर आपने इससे पिछली बार वाला एग्ज़ाम देखा हो तो हमारा स्विच जो ट्रांजिस्टर था वो एज एन स्विच हटा दिया गया था, लेकिन स्विच वाला भी एक डेरिवेशन हमारे एग्जाम में आ गया था उससे हटाने के बाद भी। तो आप इसके ऊपर भी बंधन ऊर्जा के ऊपर भी एक टॉपिक एक दो न्यूमेरिकल करके देख लेना कि ये न्यूमेरिकल हम कैसे करते हैं। चलिए अगली यूनिट पर चलते हैं, जो हमारी नेक्स्ट यूनिट है। हमारी जो नेक्स्ट यूनिट है यूनिट 4। हमारी जो नेक्स्ट यूनिट है यूनिट 4। यूनिट 4 का नाम है हमारी इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ। इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ। तो देखिए इस यूनिट में हमारे पास दो चैप्टर्स है। जो पहला चैप्टर है उसका नाम है अर्धचालक तथा संधि डायोड। पहले चैप्टर का नाम है अर्धचालक तथा संधि डायोड। आपको अपने एग्जाम में इस चैप्टर में से 3 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन या फिर 5 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन जरूर मिलता है। इस चैप्टर को आप अच्छे से तैयार करें। तो इसमें से जो टॉपिक्स हटाए गए हैं वो पहला टॉपिक है जेनर डायोड, जेनर डायोड। और जो दूसरा टॉपिक हटाया गया है वो है जेनर डायोड वोल्टता नियंत्रक के रूप में। जेनर डायोड वोल्टता नियंत्रक के रूप में। तो इस चैप्टर में से बस ये 2 टॉपिक्स ही हमारे हटाए गए हैं। अच्छा, अगर किसी बच्चे के पास पुरानी बुक है और वो पुरानी बुक से तैयारी कर रहा है तो मैं आपको एक और अपडेट दे देता हूँ कि इस चैप्टर में आपकी पुरानी बुक में आपको एनपीएन ट्रांजिस्टर, पीएनपी ट्रांजिस्टर्स के टॉपिक मिलेंगे। तो वो ट्रांजिस्टर के टॉपिक भी अब हमारे सिलेबस में नहीं है, वो पिछले साल ही रिमूव कर दिए गए थे ट्रांजिस्टर के टॉपिक। तो अगर आप किसी पुरानी बुक से पढ़ रहे हैं या फिर आपके पास किसी ऐसे बच्चे के नोट्स है जिनमें ट्रांजिस्टर भी है तो आप ट्रांजिस्टर को नहीं पढ़िएगा। आप केवल ट्रांजिस्टर की डेफिनेशन और उसके टाइप्स देख लीजिएगा कि कौन कौन से टाइप के ट्रांजिस्टर होते हैं। 2 होते हैं, एनपीएन और पीएनपी। और एनपीएन ट्रांजिस्टर हमारा ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है पीएनपी के मुकाबले, क्योंकि एनपीएन ट्रांजिस्टर में जो आवेश वाहक होते हैं बहुसंख्यक वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। जितनी बात मैंने आपको यहाँ बता दी है ट्रांजिस्टर के बारे में, बस आपको उतनी ही जानने की जरूरत है। ट्रांजिस्टर में आप इससे अलग कुछ मत पढ़ना, क्योंकि वो पिछले साल ही रिमूव कर दिया गया था। अच्छा, इसके बाद जो हमारा इसी यूनिट में अगला चैप्टर है वो है लॉजिक गेट। लॉजिक गेट अथवा एक और नाम है इस चैप्टर का लॉजिक गेट, अथवा किसी किसी बुक में इस नाम से मिल जाता अंकीय परिपथ। लॉजिक गेट अथवा अंकीय परिपथ। तो देखिए इस चैप्टर में से भी कोई भी टॉपिक रिमूव नहीं किया गया है। इस चैप्टर में से भी कोई भी टॉपिक रिमूव नहीं किया गया है। तो अगर आपके पास न्यू एडिशन की बुक है तो आपको उसमें 4 यूनिट ही मिलेगी अपने इस बार सेकंड वाली बुक के सिलेबस में। लेकिन अगर आपके पास किसी बच्चे के पास पुरानी बुक है तो आपको उसमें एक यूनिट 5th भी दिखाई दे रही होगी पुरानी बुक में। उसका नाम उस अपनी बुक में आपको दिखाई दे रहा होगा संचार व्यवस्था। तो मैं आपको बता दूं ये चैप्टर भी आपके सिलेबस में से लास्ट ईयर ही हटा दिया गया है। तो ये चैप्टर भी आपको नहीं पढ़ना है, ये हमारे लास्ट ईयर के बोर्ड एग्जाम के सिलेबस में भी नहीं था। तो अगर आप सेल्फ स्टडी से पढ़ रहे हैं तो आप इस चैप्टर पर भी ध्यान न दीजिएगा, इस चैप्टर को आप छोड़ दीजिएगा। तो जितने भी मैंने आपको यहाँ पर ये टॉपिक्स बताए
तो अगर आपने ध्यान दिया हो तो आपने देखा होगा कि जितने भी टॉपिक हमारे सिलेबस में हटाए गए वो सभी ऐसे टॉपिक्स हैं जो बेसिकली 1 या 2 पेज के टॉपिक्स है। तो अगर हम सारे टॉपिक्स भी काउंट कर लें जितने टॉपिक हमारे हटाए गए हैं तो हार्डली ये 10 या 15 पेजेस का काम है जो हमारा सारा का सारा हटा दिया गया है। तो कोई ज़्यादा सिलेबस पे इतना इफेक्ट नहीं पड़ा है। आप अपने मन में ये धारणा ना बनाइए कि 30% सिलेबस कम हो गया है तो इस बार हमें इतनी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी पूरी मेहनत कीजिए, पूरी अच्छे से तैयारी कीजिए और अपनी पूरी तैयारी कीजिए। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप, मेरा ये नंबर भी है, हमारी कोचिंग क्लासेस भी यहीं पर है मुरादनगर में ही। अगर कोचिंग क्लासेस में हर बच्चे के लिए आना पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर आपको इस सिलेबस के बारे में कोई प्रॉब्लम है या आपको समझ में नहीं आया मेरा बताया हुआ इसमें कोई चीज़ की या आपने क्या लिखा है, तो आप इस नंबर पे भी मेरे कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं या आप इस नंबर पर कॉल करके मुझे व्हाट्सएप में अपनी क्वेरी लिख के भेज सकते हैं। आपको मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी आपको क्वेरी को दूर कर दिया जाए। लेकिन आप अपने मन में ये बिल्कुल भी अवधारणा मत बनाइए कि सिलेबस कम हो गया है, हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। जो सिलेबस कम हुआ है वो कुछ भी कम नहीं है, आपको ये सारा पढ़ना ही पड़ेगा जो भी सिलेबस हटाया गया है। बस 2-4 टॉपिक ऐसे हैं जिन्हें आप छोड़ सकते हैं, नहीं तो बेसिकली कोई ज़्यादा सिलेबस रिमूव नहीं किया गया। आप अपनी मेहनत करते रहिए। चलिए, धन्यवाद।